विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और प्रश्नमाला हमारी जो चल रही है 11वीं, उस प्रश्नावली 11 में आज मैं आपके लिए जो भाग लेकर आया हूँ वो है भाग 13। और भाग 13 में आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय पर बात करने जा रहे हैं। वो प्रमेय जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और अब 10, यानी हम इस प्रमेय का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं। हमें पूरा पता है कि इस प्रमेय को हम किस प्रकार उपयोग लेते हैं। बच्चे सब जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यही कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? बोधायन प्रमेय के नाम से पुकारते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी का नाम है, चाहे आप बोधायन प्रमेय बोलो चाहे पाइथागोरस प्रमेय बोलो। परीक्षा में आ जाए कि पाइथागोरस प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और हो सकता है वो पूरी की पूरी आपको लाइन दे दे एक समकोण त्रिभुज वाली, या अगर लाइन नहीं देकर वो ये भी कह सकता है कि आप बोधायन प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, या ऐसे भी कह सकता है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस प्रमेय पर बात कर रहा हूँ मैं। अब ये ध्यान देना कि इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात आती है दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर एक में लिखते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप इसमें ढूंढना। जैसे अंग्रेजी के अंदर एप्लीकेशन में आता है ना कि बीमारी की है कि फीस माफ की है, कौन सी एप्लीकेशन पूछ रहा है, इसी तरह यहाँ पर आपको ढूंढना है कि ये क्या दे रखा है इस लाइन में। तो आप कहोगे सर हमें ये दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। ये समकोण त्रिभुज लो, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर मैंने बनाया है। ये ए, ये बी और ये सी। आपकी पुस्तक के अनुसार मैंने इसको यहाँ पर नंबरिंग किया है ए, बी और सी के रूप में। आपको पता है एक कोण कितने डिग्री का? 90 का। मैंने इस प्रश्नावली के शुरू में आपको जो त्रिभुजों के बारे में बात की थी कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो आज हमारी बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका बी वाला जो कोण है कितने का? 90 का। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज है आपके पास। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी बराबर कितने डिग्री का है प्यारे विद्यार्थियों? आप कहोगे सर 90 डिग्री का है। ये बात आपको दे रखी है। आगे क्या है? अब आगे तो सिद्ध करने वाली बात है। यहाँ पर यहाँ से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करने वाली बात है। तो आप नंबर 2 पे लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आप कहोगे सर कर्ण का वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण को तो कर्ण से प्रदर्शित करते हैं। शेष दोनों भुजाएं क्या हो गए? एक तो आधार और एक क्या हो गया? लंब हो गया। तो अब आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो 90 जो सबसे बड़ा कोण है इस त्रिभुज में, सबसे बड़ा कोण कितना? 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये 90 के सामने की जो भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 के सामने की भुजा कौन सी है? AC है। AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब आता है नंबर 3 पे कौन आता है? रचना। और रचना के अंदर आपको कुछ नहीं, इस B से इस AC जो आपकी भुजा है इस पर क्या डालना है? लंब डालना है। यहाँ पर नंबर 3 लिखता हूँ मैं। नंबर 3 में हमने रचना को दिया और रचना ने क्या कहा हमसे कि आप इस B से AC पर क्या डाल देंगे? एक लंब डाल देंगे। लंब का अर्थ 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया? D नाम दिया इसको। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं रचना में BD लंबवत है किस पर? AC पर। लंबवत लिखते हम पहचान गए कि जो D वाला जो कोण हमारा जो बन रहा है
ये डी वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, चाहे आप ए डी बी बोलो चाहे सी डी बी बोलो। तो यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपके पास उपपत्ति। उपपत्ति, ये उपपत्ति बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इस प्रमेय की क्या है, बिल्कुल ये मान के चलना, इस प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या आता है, उपपत्ति आता है। अब उपपत्ति के अंदर हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेते हैं। 2 ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, एक तो लेंगे ए डी बी वाला, ये वाला, ठीक है। एक तो मैं ये त्रिभुज लूँगा, एक पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लूँगा, और दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो लेते हैं हम त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में एक तो मैंने छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, और एक मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगलों को मुझे क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। हो गया समरूप सिद्ध कैसे, ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ही छोटे का ये कितने डिग्री का आएगा, 90 का आएगा। ये ध्यान देना, ये ए वाला कोण इस छोटे के साथ भी है और ए वाला कोण ये बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी है। तो आपके पास 2 कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दोनों को आप यहाँ पर प्रदर्शित करें। नंबर 1 कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, ठीक है। ये बी ए डी तो छोटे वाले का आ गया, ए वाला कोण, और बी ए सी किसका हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल का हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा है इसको। नंबर 2 ये पता है आपको क्योंकि एक में ही है, ठीक है, एक में ही है ये, इसलिए हमने इसको ए को क्या किया, बराबर किया। देखो वापस समझ लें इसको, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें कोण ए बन रहा है, और इसी ट्रायंगल में यानी बड़े वाले ट्रायंगल में भी कोण ये बन रहा है। तो आप कह दोगे कि जो ए है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ इसलिए क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में भी यही है, बड़े वाले में भी यही है। नंबर 2 पे बात करो। नंबर 2 पे देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में कोण ए डी बी बराबर कोण बड़े वाले में ए बी सी कितने का है, ये 90 डिग्री का है। आपको दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री, और ये वाला 90 डिग्री का कब कहाँ से पता लगा, आपको रचना से पता लगा। ये दोनों आपके पास एक नियम है, कौन सा, कोण जो नियम है समरूपता की प्रमेय के अनुसार, उस कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता, नियम लिख दो चाहे प्रमेय लिख दो। ए समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, ए डी बी क्या समरूप, त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए प्यारे विद्यार्थियों, समरूप हो गए। अब समरूप होते ही आपको पता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं जैसे ए डी क्या हो गया, आधार हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का, ये ए डी छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हो गया, आधार हो गया। तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी आधार क्या होगा, ए बी होगा। ये ए बी हो गया, ये हो गया ए बी। अब देखो, अब लेते हैं हम दूसरा, छोटे वाले ट्रायंगल का क्या ले लेते हैं हम, कर्ण ले लेते हैं। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका कर्ण क्या है, ए बी है, ये आ गया ए बी बटा बड़े वाले ट्रायंगल का कर्ण ए सी होगा, ये हो गया आपके पास ए सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बृहद गुणन कर लेते हैं। ये ए बी से गुणा होगा तो आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 देने के बाद में अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी तो हमने इधर वाला ट्रायंगल लिया था, अब जो खाली बच रहा है ये वाला जो ट्रायंगल आपके खाली बच रहा है, इस ट्रायंगल को और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को हमको क्या सिद्ध करना, समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल इसको लिखते हैं छोटे वाले को पहले बी डी सी तथा
ट्राइंगल ए बी सी में, इसको भी क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। आपने दोनों ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, एक तो ले लिया ट्राइंगल बी डी सी, जो मैंने डॉट डॉट बना रखा है ये वाला ट्राइंगल है, इसको भूल जाओ आप। और एक ले लिया हमने पूरा का पूरा बड़ा वाला। यहाँ पर भी जब बात की थी तो इधर वाले की बात की और पूरे बड़े वाले की बात की है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, ये इधर वाले की बात कर रहे हैं, बी डी सी, और किसकी, ए बी और सी की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन दोनों को देखने में पता लग रहा है समरूप है। कैसे है, क्योंकि देखो ये सी वाला कोण ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी है और सी वाला कोण इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी है। पहली बात पक्की हो गई, यानी उभयनिष्ठ हो गया, ये दोनों में ही है, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में। इसी तरह यहाँ पर ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आपके पास वही एंगल समरूपता नियम से या प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी। आपको दिया हुआ है ये समकोण त्रिभुज है ऊपर वाला, पहली बात कर ली आपने यहाँ पर। अब दूसरी देखो, ये सी वाला कोण कौन से का ले रहे हैं, सबसे पहले छोटे वाले का ले रहे हैं। तो कोण डी सी बी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है। ये भी कहाँ से आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या समकोण त्रिभुज है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया सी वाला। और ये जो डी और बी है, ये डी और बी वाला कोण कितने का, 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर ये कौन सा नियम लगेगा, एंगल यानी कोण समरूपता प्रमेय से या नियम से लिख दो। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। और समरूप होते ही वो संगत भुजाओं का अनुपात पर हमको यहाँ पर क्या करनी है, बात करनी है। तो यहाँ पर देखो, इसका छोटे वाले ट्रायंगल का क्या ले लेते हैं, आधार, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल का भी हमको क्या लेना है, यहाँ पर आधार लेना है। तो देखो ये ले लिया मैंने सी डी, ये सी डी और बड़े वाले का ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सी डी बटा बी सी बराबर, अब क्या ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं छोटे वाले का, तो ले लेते हैं कर्ण। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का तो कर्ण क्या हो गया, बी सी, ये आ गया बी सी। और बड़े वाले ट्रायंगल का कर्ण क्या हो गया, ए सी, ये आ गया आपके पास ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, अब आपको वही कार्य करना है। तो ये देखो यहाँ पर क्या था, क्या कर लेते हैं, ब्रज गुणन कर लेते हैं। ये बी सी को बी सी से गुणा किया, तो ये बी सी स्क्वायर, ये इससे गुणा कर लो, ए सी इंटू सी डी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ लो। ये तो 1 नंबर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस इधर देखो बी सी स्क्वायर। ये देखो लेफ्ट साइड का जोड़ दिया हमने, अब राइट साइड का जोड़ो। ये आ गया आपके पास ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो ऐसे ए जी टी लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ये देखो यहाँ और यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, क्या बचा, ए डी प्लस सी डी, ये बच रहा है आपके पास, यानी ए से लेकर डी और सी से लेकर डी, ठीक है। तो देखो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए सी इंटू, इसको लिखना है हमको क्या, ए से लेकर डी, ये ए से लेकर डी, और ये क्या डी से लेकर सी, डी से लेकर सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ इसको। इसकी जगह ही, दोनों की जगह मैंने क्या लिखा है, ए सी लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। अब आप थोड़ा सा आप इसको सिद्ध करने वाली लाइन को देखें, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से सिद्ध किया। लास्ट में लिखते हैं इति सिद्धम, और जो अंग्रेजी में लिखना चाहे तो वो आप लिख सकते हो, हैंड्स प्रूफ लिख सकते हो। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया है। अगर आप इस तरीके से एक एक लाइन को आप समझते चलेंगे। कुल मिला के बात क्या थी, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें लंब डालना है। एक बार छोटे वाले लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को लो, उसकी तुलना बड़े वाले के साथ करो, दोनों को समरूप सिद्ध करो। समरूप सिद्ध होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और इसी तरह राइट वाला जो ट्रायंगल है, इसको क्या करो आप, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ आपको समरूप करना है इनको। और जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कर लेते हैं बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात स्थापित कर देते हैं यहाँ पर, और समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास बन जाएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम चाह रहे हैं। ये एसी क्या है, ये एसी कर्ण है, ये आधार है, ये क्या लंब है। यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गुरुजी हमको, हमारे जो सर हैं वो सर आपको बताते आ रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से, बहुत धीरे धीरे हमने इसको समझा है। आप इसको एक बार देखें, दूसरी बार इसको देखते हुए आप लिखें, तीसरी बार इसको नहीं देखते हुए आप लिखें कहाँ पर गड़बड़ की है, फिर आप चौथी बार देखें तो आप इस प्रमेय को बहुत अच्छे से हल कर लोगे। और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं, इस पर आधारित जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नमाला 11.4 का हम पहले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। पहले प्रश्न में आपको सत्य और असत्य छांटना है। सत्य और असत्य को रटना नहीं है कि हम रट लेते हैं, 4 प्रश्न हैं तो चारों में सत्य कौन सा और असत्य कौन सा। रटोगे तो वहाँ अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी प्रश्न का प्रारूप बदल दिया तो हम लोग वहाँ पर सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप ये मान के चलो, सत्य असत्य बाद की कहानी है, बाद में देखेंगे। हमको तो इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर पहले ही प्रश्न पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होगा या है, ये आपको पता लगाना है। तो आपको मैंने कल एक प्रमेय बताई थी। प्रमेय में बताया था मैंने हल। हम जानते हैं कि किसी जब 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, 2, तो उनकी जो 2 समरूप त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:9। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, 2 त्रिभुज है आपके पास, दोनों त्रिभुजों का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल का क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। तो जैसे मान लिया हमने एक त्रिभुज तो ये हो गया ए बी और सी, और एक त्रिभुज ये हो गया ये डी ई एफ, ठीक है। इनका जो अनुपात दे रखा वो क्या दे रखा, 4:9 दे रखा भुजाओं का। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि ये ए बी का अनुपात कितना 4 है और ये बी सी का कितना है 9 है। तो फिर प्रमेय काम करेगी यहाँ पर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर इनकी जो संगत भुजाएं है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:9। तो वर्ग के बराबर होता है तो वर्ग लगा दिया मैंने। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बटा ट्राइंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 4 का वर्ग कितना 16, 9 का वर्ग कितना 81। ये आ गया आपके पास आंसर, 16/81 होता है। अब यहाँ इसने उत्तर कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है। तो आप कहोगे कि जो ये कथन है, जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न में जो हमको स्टेटमेंट जो कथन दे रखा है ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े शान से हम, असत्य है। क्या है ये, असत्य।
तो पहले का आंसर असत्य है। सत्य क्या है? सत्य आएगा 16/81। अगर यहाँ पर 4/9 की जगह अगर 16/81 होता तो हम कह देते सत्य है, लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या दे रखा है? 4:9 और आना चाहिए कितना? 16/81 या 16:81। तो ये हमने कह दिया सत्य नहीं है। क्या है ये प्यारे विद्यार्थियों? असत्य है। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 की बात करें। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि दो त्रिभुजों क्रमशः ABC और DEF में यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इसकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है AB²/DE क्या आ रहा है? 9/4 आ रहा है। तो अब इसमें आपको बात करनी है। तो बात करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर है 9/4 और क्या दे रखा है? ये आपको वर्ग दे रखा है। और जब वर्ग को आप हल करोगे यानी भुजाओं का अनुपात निकालोगे यानी भुजाओं का मान निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको कितना? AB²/DE² बराबर 9/4। अब ये AB चाहिए आपको, तो AB का क्या होगा? मान 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसकी, ये AB/DE बराबर √9/4, क्योंकि दोनों के माथे पे स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर को जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? अंडर रूट लगाते हैं। तो AB/DE बटा ये कितना आ गया? 4 का कितना आ गया? 2। अब ये समरूप तक बात है जब तो ठीक है, लेकिन इसने क्या कह रहा है? ये सर्वांग सम का चिन्ह ये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। अब संगत भुजाओं का अनुपात तो चल रहा है क्योंकि समरूप त्रिभुज में होता है, लेकिन इसको क्या कह रहा है? वो सर्वांग सम। और सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांग सम त्रिभुजों में जो उनकी भुजाओं का जो मान होता है, वो अनुपात होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यानी सर्वांग समता के लिए तो अनुपात कितना होना चाहिए? ये देखो, सर्वांग समता के लिए तो अनुपात होना चाहिए 1:1। सर्वांग समता के लिए तो 1:1, यानी अगर ये 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए था, ये 5 है तो 5 होना चाहिए था। जब 1:1 नहीं है तो आप कह दोगे कि ये सर्वांग सम नहीं है, और नहीं होते हम क्या कह देंगे? ये भी कहानी क्या है? असत्य। ये भी जो इसने पूछा है प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो भी जो इसका प्रश्न का जो कथन है वो क्या है? असत्य है। अब जो नंबर 3 पर हम बात करें, नंबर 3 पे हमने कह दिया यहाँ पर नंबर 3 में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। अब मैंने आपको बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो, यह संगत भुजाओं का नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर ये भी क्या है? तीसरा नंबर भी असत्य है। ये तीसरा नंबर भी क्या आ गया? असत्य है। असत्य क्यों आया? क्योंकि ये प्रमेय ही गलत है कि दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, ठीक है, बराबर होता है। ये होता तो हम सत्य कह देते, लेकिन ना तो इसने संगत भुजाओं का नाम लिया ना अनुपात का नाम लिया, तो हमने क्या कह दिया? ये तीसरा प्रश्न भी क्या हो गया? यहाँ पर असत्य हो गया। रही बात चौथे प्रश्न की, और चौथा प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये त्रिभुज है एक तो AB और C, दूसरा त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है AXY, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसमें दे रखा है XY, त्रिभुज ABC और AXY समरूप हो। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, और उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो, क्षेत्रफल भी समान हो, तो XY और BC संपाती भुजाएं हो सकती है। क्या कहा इसने? क्षेत्रफलों के मान क्या है? समान है। समान का मतलब वही अनुपात के रूप में 1:1 के रूप में है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दोगे
कि ये जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो XY है ये BC के क्या होगी, संपाती होगी, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, सत्य कथन। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, आप कहोगे सर ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इतने छोटे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। इसमें प्रश्न इस तरह का प्रश्न आ सकता है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये दोनों प्रश्न हैं, ये छोटे प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर तो आपको अभ्यास करना है, छोड़ना हमको ये भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर एक छोटी सी संगत बुझाऊं, संगत शब्द हटा दिया तो मामला गोल हो गया। यहाँ पर देखो आपको पता है कि यहाँ पर त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज दे रखे समरूप और उनके क्षेत्रफलों का मान भी क्या हो, समान हो। क्षेत्रफलों का मान यानी 5/5 आ जाए या 1/1 आ जाए तो वो सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होता है तो यानी वो जो भुजा होती है उसको उठा के दूसरी भुजा के ऊपर रखते हैं तो पूरा पूरा ढके। पूरा पूरा कब ढकेगी, जब ये दोनों क्या हो, समपाती भुजाएं हो सकती है, तो हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, चौथे वाले में हमने सत्य पर यहाँ पर बात की है। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों हमने आज प्रश्नमाला 11.4 का पहले ही प्रश्न लिया है और हमने पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोधायन प्रमेय के नाम से हम जानते हैं, परिचय हमारा पुराना है, उस प्रमेय के अनुसार हमने आज उस प्रमेय पर बात की है। प्यारे विद्यार्थियों आप पढ़ते रहें, बिल्कुल आप गणित पर अभ्यास करते रहें। मैं निश्चित तौर पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे और आप आपके जीवन की जो आपकी जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप निश्चित तौर पर अच्छे अंकों के साथ प्राप्त करोगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।